24 फरवरी 2025 का ये वाक़या है। एक अदालत के अंदर 4 व्यक्ति कटघरे में खड़े हुए थे। इन चारों में से एक तो गुंडा होता है, 3 सिपाही होते हैं। यह अदालत वकीलों से, आम लोगों से और साथ ही मीडिया कर्मचारियों से खचाखच भरी हुई थी। सभी की निगाहें या तो इन चारों व्यक्तियों को देख रही थी या फिर जज साहब की तरफ देख रहे थे। अब जज साहब की तरफ से फैसला आने वाला था, क्योंकि इस मामले की पूरी तरीके से सुनवाई हो चुकी थी। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार था। बरेली एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट के जज साहब सुरेश कुमार गुप्ता, उन्होंने अपना फैसला सुनाना था। फैसला सुनाते ही वो चारों लोग जो होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये अर्थदंड सुनाए जाते हैं। इसमें 2 तरह के संदेश थे जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे थे। पहला संदेश ये था कि कानून सभी के लिए बराबर है, भले ही ये कानून वर्दी वालों के लिए हो या फिर बिना वर्दी वालों के लिए, या एक आम आदमी के लिए हो या एक खास आदमी के लिए। और दूसरा संदेश ये भी जा रहा था कि अपने अधिकारियों के प्रति उनको अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा और उनके साथ गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या मामला था कि वो सिपाही फूट फूट कर रोने लगे थे? उनको वो सज़ा क्यों दी गई थी? क्या है इस कहानी के पीछे की पूरी कहानी? आज इस घटना के माध्यम से इसे जानने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली का। एक थाना लगता है कैंट। दरअसल बात कर रहा हूं 2 सितंबर 2010 की शाम 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बरेली शाहजहाँपुर रोड पर एक लंबा सा जाम लगा हुआ था। ट्रक खड़े हुए थे। वही पास ही में एक ऑफिसर ट्रैफिक में होती है, नाम कल्पना सक्सेना, IPS ऑफिसर। उनका ड्राइवर भी होता है, नाम संजय सिंह। उनके साथ 2 सिपाही भी होते हैं, एक का नाम ऋषिपाल होता है और दूसरे का नाम जीत सिंह होता है। ये सब साथ में थे और इसी बीच में ये IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना ने किसी से पूछा कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, क्या बात है। तभी किसी ने कहा कि तुम्हारे ही लोग तो यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे ही IPS ऑफिसर ने ये बात सुनी, उन्हें कुछ अटपटा सा लगा, बुरा लगा। हो ये रहा था कि आगे मजार थी। मजार से पहले ही एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति था जो कि ट्रक को रोक रहा था, उनसे पैसे की वसूली कर रहा था। ऑफिसर मौका देखते ही अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर पे खड़ा कर देता है और साथ ही वो पैदल ही अपने दोनों सिपाहियों के साथ निकल जाती है। IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना जैसे ही वो पैदल पैदल जा रही थी, उन्होंने मजार के पास देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति कार खड़ी हुई है। उस मारुति कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर के सीट पे जो बैठा था वो भी सिपाही था और पीछे सीट पे 2 और बैठे हुए हैं, वो भी सिपाही थे। लेकिन एक आम आदमी भी था जो उनकी जगह वहां पर ट्रकों से, ड्राइवरों से, चालकों से वसूली कर रहा था और मनमानी कर रहा था। इसी मनमानी की वजह से वहां जाम लग जाती है। जो वसूली देने में आनाकानी कर रहे थे उसे रोका जा रहा था, जिस वजह से लंबा जाम लग गया था और लंबे जाम की सूचना इस IPS ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। अब IPS ऑफिसर ने जैसे ही इस व्यक्ति को टोकने की कोशिश करने लगती है, अब इतने में ये बात पहुंच जाती है कार में बैठे हुए 3 सिपाहियों तक। तीनों सिपाहियों ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और उस आदमी से, यानी कि जो गुंडा वहां वसूली कर रहा था, उसे कहते हैं कि तुम भी जल्दी से यहां से भागने की कोशिश करो। ये IPS ऑफिसर कल्पना सक्सेना है। कल्पना सक्सेना के बात सुनने के बाद उस गाड़ी को जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की जा रही थी, तो जो गाड़ी का ड्राइवर था, जिसका नाम मनोज था, वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेज हो इससे पहले ही IPS ऑफिसर ने दौड़कर, जैसे फिल्मों का सीन होता है, खिड़की के अंदर हाथ डालकर उस ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ने के बाद उससे रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच में जो वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे बैठे जो 2 सिपाही थे, उन सिपाहियों ने उस IPS ऑफिसर को पीटना शुरू कर दिया।
कभी वो सिर पर मार रहे थे तो कभी हाथ पर मार रहे थे, कभी उसे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और डट कर मुकाबला करती रही। वो बार बार कह रही थी कि यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, तुम जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन जो सिपाही थे वो डर नहीं रहे थे, बल्कि वो आईपीएस ऑफिसर के साथ मारपीट भी कर रहे थे और 200 मीटर तक ऐसे ही गाड़ी चलती रही और ये सीन लगातार दोहराया चलता आ रहा था। हद तो तब हो जाती है जब आईपीएस ऑफिसर को उस गाड़ी से कुचलने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने किसी तरकीब से कूदकर वहां से उन लोगों से अलग होकर अपनी जान बचाती है। वो जब गिर जाती है तो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। फिर तीनों सिपाही जो थे वो वहां से भाग जाते हैं गाड़ी को चलाकर। अब जो इनके साथ जो 2 पुलिस थे वो दौड़कर अपनी मैडम को पकड़ते हैं, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाते हैं। जब उनकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तब इसके बाद वो अपने सीनियर को पूरा वाकया सुनाती है। निकट वाले थाने में पहुंचती है और उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाती है। दरअसल फारुखाबाद का रहने वाला सिपाही होता है रविंदर, जिसको टाइगर के नाम से भी सब जानते थे। साथ ही एक नटकिया का रहने वाला रविंदर नाम का एक सिपाही होता है और उसका एक सगा भाई था धर्मेंद्र, जो सादा वर्दी में जो ट्रकों से गुंडागर्दी करके वसूली कर रहा था। साथ ही एक और सिपाही होता है जिसका नाम मनोज होता है, उसको लोग सुल्ताना के नाम से भी जानते थे। रहने वाला वो मुरादाबाद का होता है। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर में मुद्दा होता है भ्रष्टाचार का। साथ ही आईपीएस ऑफिसर ने इन्हें रोकने से कोशिश की, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की, यानी कि हत्या का प्रयास और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर दिया जाता है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जब जांच पड़ताल की जाती है तब तीनों ही पुलिस को निलंबित कर दिया जाता है। कोर्ट में ये जज के सामने ये तीनों आरोपी सिपाही अपने ऊपर लगाए इन आरोपों को बोलते हैं कि ये निराधार है, और होता भी यही है कि उनके ऊपर लगे आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाते हैं। हाई कोर्ट ने इनकी सुनवाई की और फिर इनको बहाल कर दिया जाता है। फिर एक और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो इनकी फिर से जांच पड़ताल करते हैं और उनकी जांच पड़ताल के बाद ये दोषी पाए जाते हैं और दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2021 का ये वाकया है, इन्हें फिर से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। उधर इस मामले की जांच पड़ताल सीईएसपी सिंह के द्वारा की गई होती है, लेकिन वह भ्रष्टाचार के आरोप को सिद्ध नहीं कर पाती है, इसलिए इन पर यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन यह बात है 24 फरवरी 2025 की। लगभग 14 साल तक यह केस चलता ही रहता है और 14 साल के बाद इस मामले में जब अदालत के तरफ से फैसला आता है तो इन आरोपियों को, जो सिपाही होते हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाती है। इसमें एक सिपाही का जो भाई होता है, जो गुंडा होता है, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, उसको भी सज़ा सुनाई जाती है। चारों ही अदालत के कटघरे में होते हैं और जैसे ही सज़ा सुनाई जाती है ये चारों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब इस बीच जो अखबार वाले थे, जो मीडिया वाले थे, वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और खबर वायरल होने लगती है। दरअसल ये आईपीएस ऑफिसर होती हैं जो 21 अप्रैल 1968 को इनकी पैदाइश होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ कॉलेज से इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी होती है। ज्योग्राफी में बताया जाता है कि उन्होंने एमए किया था। साल 1990 में पीपीएस की परीक्षा पास करने के बाद ये सीओ बन जाती हैं और 16 साल बाद 1994 को इनकी पहली नियुक्ति इनको मिलती है। साल 2010 में ये आईपीएस ऑफिसर बन जाती हैं और उसके बाद इनको जगह जगह पोस्टिंग होती चली जाती है और बरेली में ये इनकी पहली पोस्टिंग होती है। पहली पोस्टिंग में ही इनके साथ ये हादसा हो जाता है। इनके ही डिपार्टमेंट के 3 सिपाही इन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं, कार से कुचलने की कोशिश करते हैं। ये मामला लगभग 14 साल तक अदालत में चलता है और उसके बाद जब अदालत से इसके फैसले आते हैं तब पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा होने लगती है। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो ये अभी डीआईजी पद पे है और अभी इनकी पोस्टिंग गाजियाबाद में चल रही है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से उन तीनों पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया, वो रिश्वत ले रहे थे और अपने ही सगे भाई का इस्तेमाल कर रहे थे। काश ये आईपीएस ऑफिसर का कहना उस वक्त मान लेते तो शायद उन्हें हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया जाता। लेकिन जिस तरह से उनकी ज़िंदगी आज बर्बाद हो चुकी है, इस तरीके से पहले नहीं होती अगर वो आईपीएस की बात मान लेते तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।